स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, नवरात्रे अभी होके निकले हैं और हमने कल के दिन रामनवमी को सेलिब्रेट किया था। श्री राम को हम याद करते हैं उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से, और उन्होंने रावण का वध किया था, 10 सिर वाले रावण का। अब यूपीएससी रावण तो नहीं है, हमें रावण इसे कहना भी नहीं चाहिए, ना ही इसके 10 सिर हैं, लेकिन इसके 3 सिर तो हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ये तीनों ही स्टेजेस इस एग्जाम की आपस में काफ़ी डिफरेंट हैं, जो इस एग्जाम को काफ़ी डिफिकल्ट बना देता है। हर स्टेज की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर स्टेज की अप्रोच अलग होनी चाहिए, लेकिन अक्सर बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि किस स्टेज पे हमें क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, कहाँ पे हमें तैयारी को इंटीग्रेट करना चाहिए, कहाँ पे हमें सिर्फ प्रीलिम्स के रिलेटेड तैयारी करनी चाहिए, और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब शुरू करनी चाहिए और कब हमारा पूरा फोकस इस पे रहना चाहिए। राइट, तो आज का ये वीडियो बेसिकली आपको बताएगा कि अक्सर ये गलतफहमी रहती है, या अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड तैयारी के पीछे इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये एक एग्जाम नहीं बल्कि 3 एग्जाम्स का एक तरीके से मिश्रण है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आई हैव अ टेलीग्राम चैनल जहां पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप में से बहुत से बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड थे, बट ड्यू टू सम रीजंस वी हैड टू क्रिएट सम न्यू टेलीग्राम चैनल। तो आप टेलीग्राम पे चंदन लर्निंग को अगर सर्च करेंगे तो आप मेरे साथ वहां पे कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, इस QR कोड को स्कैन करने पर भी आई होप आप उस टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाए। ठीक है, टेलीग्राम में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं QR कोड को लेके, तो आप चंदन लर्निंग विदाउट स्पेस इसको सर्च करना, या फिर इस लिंक पे आप किसी तरीके से चले जाइए तो यू कैन कनेक्ट विद मी। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि बेसिकली एग्जाम जो है, ठीक है, एग्जाम में अप्रोच क्या रहती है। एग्जाम आपको पता है कि 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच की हम बात करें तो इंटीग्रेटेड अप्रोच तैयारी की शुरुआत में करनी चाहिए। यानी कि अगर आपका प्रीलिम्स मान लीजिए लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में 2024 में है, तो आपको तैयारी, जो आपकी तैयारी है वो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1 साल पहले तो शुरू हो जानी चाहिए, तब भी सब्सटैंशियल रिजल्ट आते हैं। ठीक है, आप उन लोगों की एग्जाम्पल मत देखना जो खुद बाद में जाके क्लेम करते हैं कि हमने 3 महीने में पूरी तैयारी कर ली, हमने 4 महीने में पूरी तैयारी कर ली। बड़ा एग्जाम है और ज्यादातर लोग एवरेज माइंडेड होते हैं, और यूपीएससी को एवरेज माइंडेड लोग ही चाहिए। ठीक है, कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं चाहिए। तो इसमें लगभग 1 साल पहले तैयारी करो तो बात बन सकती है, लेकिन 1 साल से ज्यादा पहले अगर जाओगे, तैयारी स्टार्ट करोगे तो और फायदा हो सकता है। तो मान लीजिए आपने मार्च से स्टार्ट की तैयारी, ठीक है, तो मार्च से लेके जनवरी 2024 तक आपकी इंटीग्रेटेड तैयारी होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड तैयारी का मतलब है कि यहां पे आपको प्रीलिम्स से जुड़े हुए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना है, और उस लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करते करते जो भी फैक्ट्स बीच बीच में आ रहे हैं उनको रिवाइज करना है, उनके ऊपर खास ध्यान देना है। इसी के साथ साथ जो लॉजिकल सीक्वेंस आप समझेंगे, उस लॉजिकल सीक्वेंस को समझते हुए आपको करनी है मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी। ये दोनों चीजें आपके स्टार्टिंग के स्टेज का पार्ट बनेगा। इसी के साथ साथ यहां पे आप जीएस के साथ साथ ऑप्शनल भी करते हैं। ठीक है, विद इन जीएस आपका ध्यान एथिक्स पे भी जाएगा। राइट, और एक बार जीएस के कुछ मेजर कंपोनेंट्स आपके कंप्लीट होते हैं, लेट्स से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो तब आप कैपेबल बनते हैं अच्छे एसेज लिखने के लिए। ठीक है, ये गलती ना करना कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने एसेज ही लिखने स्टार्ट कर दिए। नो, ऐसा मत करना। एसेज में जो सक्सेस के कुंजी है वो है कि कितना ब्रॉड और डाइवर्सिफाइड एसे आप लिखते हैं। एनवायरमेंट की थीम से जुड़ा हुआ अगर एसे आता है तो सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्चुअल चीजें नहीं आएंगी, या एनवायरमेंट की डायमेंशन नहीं आएगी, उसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आएगा। ठीक है, जहां पे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे ये डेवलप्ड कंट्रीज ने एनवायरमेंट का बेड़ा गर्क करना शुरू किया था। उसमें ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स आएंगे कि एनवायरमेंट में, या क्लाइमेट चेंज की अगर बात लें तो सारे कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, लेकिन इसका इंपैक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट है। ज्योग्राफी की वजह से आइलैंड कंट्रीज आर मोर वल्नरेबल। ठीक है, तो वो चीजें इसमें आती हैं। तो ऐसे जितना डाइवर्सिफाइड होगा, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इसमें आ जाएंगे, ऐसे जितना डाइवर्सिफाइड होगा उतना अच्छा है। राइट, तो ऐसे की प्रैक्टिस जब कुछ कोर कंपोनेंट्स हो जाए उसके बाद करना। ठीक है, तो इनिशियल स्टेजेस में इंटीग्रेटेड तैयारी इस तरीके से होगी। राइट, अब इसके बाद जब आपका जनवरी स्टार्ट होगा या मिड जैन से, ठीक है, जनवरी स्टार्टिंग या मिड जैन, यहां पे
बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि वो अभी भी अपने ऑप्शनल के साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि अभी भी उसको कवर करते रहेंगे, ठीक है, या फिर लेट शुरू होने की वजह से उनको रहता है कि ऑप्शनल भी मैं करता रहूं। एथिक्स इतना पसंद आ जाता है कि एथिक्स की केस स्टडीज करते रहेंगे, राइट। और आंसर राइटिंग में देखो ऐसा है, जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उसमें सिर्फ टिक लगाना है। आपको जो चीज आती है आपने टिक लगाया, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में यू पीपल फील एन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। आप अपने आंसर को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको महसूस होता है कि आई एम अ गुड आंसर राइटर, और आप में से बहुत से लोग हैं भी। लेकिन अगर प्रीलिम्स क्रैक ना कर पाए तो उस स्किल का क्या फायदा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनवरी ऑनवर्ड्स 2024 की, अगर 2024 को टारगेट कर रहे हो तो 2024 की जनवरी ऑनवर्ड्स आपका पूरा फोकस, ठीक है, फोकस एंटायरली प्रीलिम्स पे होना चाहिए। इस फोकस में जो आपका ब्रह्मास्त्र बनता है वो बनता है क्या, टेस्ट सीरीज, एक क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स की अगर जरूरत नहीं है तो बेसिकली आप खुद सेल्फ स्टडी से भी क्विकली आपको पता है कि कौन सी बुक्स में प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें हमने करनी है, तो बात बन जाती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर की कंपाइलेशन भी काम आएंगी इसमें, ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स के यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेज वो स्टेज है, ठीक है, जो प्री के ऊपर पूरा फोकस करना होता है। तो यहाँ पे एक क्रैश कोर्स आपके काम आता है, ये लगाना पड़ता है। इसके होता क्या कि बेसिकली ना ये कंसोलिडेट करवा देता है कि आपने एक साल में या 8-10 महीनों में काफी कुछ किया होता है, तो वो कंसोलिडेट हो जाता है प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन के साथ। इस कंसोलिडेशन को अब खुद को टेस्ट करने के लिए कि रणभूमि में जानने से पहले रणभूमि है कैसी, कि कौन सी चीज आपको एडवांटेज देगी और कौन सी चीज आपको खतरा दे सकती है, उसके बारे में पता हो, तो वो पता लगेगा टेस्ट सीरीज से। और बुकलेट्स अगर आपको मिल जाएं जो प्रिसाइज हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेबल या फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में मौजूद है, कंसोलिडेटेड है, तो वो भी काफी काम आ सकती है, ठीक है। तो प्री के टाइम पर जनवरी ऑनवर्ड्स आपको ये अप्रोच फॉलो करनी होती है, तभी प्री में सक्सेस होगा। इस टाइम पे ऑप्शनल को पॉज लगा दो, ठीक है, पॉज इट। अगर थोड़े पार्ट्स रहते भी हैं तो पॉज कर दो। एथिक्स अगर हुआ है बहुत बढ़िया, अब पॉज लगा दो, बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे इसको भी पॉज लगा दो। आंसर राइटिंग इसको भी पॉज लगा दो। फोकस एंटायरली ऑन प्रीलिम्स, ठीक है। और ये तैयारी हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। घर पे शांति होती है, डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। इस टाइम पर बहुत रिगरस तैयारी की जरूरत होती है, ठीक है। तो माँ के हाथ का खाना हमें मिल जाता है, हमारे रूम की सफाई वगैरह की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, हमारे कपड़े भी धुले हुए प्रेस होके हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादातर अपना टाइम और एनर्जी अपने प्रीलिम्स की तैयारी में लगा सकते हैं। एंड ये जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स सबसे ब्रूटल स्टेज है, आयरन गेट कहते हैं इसको। 6 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं इसमें, जो अगली स्टेज तक पहुंचेंगे वो लगभग 13,000 होंगे। 5,87,000 बच्चे पहली स्टेज में आउट। तो क्योंकि प्रीलिम्स आयरन गेट है, तो ये जरूरी है कि आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर हो, बाकी की डिस्ट्रैक्शंस पे ना हो, ठीक है। तो घर पे रह के तैयारी करना काफी फायदा देता है। तो ऐसे में ऑनलाइन कोर्स इसमें काफी हेल्प कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन मटेरियल, ठीक है। आप कोई भी ऑनलाइन कंटेंट अगर फॉलो करते हैं तो यूज हो सकता है, ठीक है। बस ध्यान ये रखना कि जो आप अपनी बाउंड्री बना रहे हैं और उस बाउंड्री में रिवीजन कर रहे हैं, वो बार बार रिवीजन करें, रेलिवेंट चीजों की तरफ ध्यान दें। बहुत ज्यादा डेप्थ में प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है। रादर कोशिश होनी चाहिए कि इस बाउंड्री बना के इस बाउंड्री में से मैक्सिमम चीजें कवर कर दें, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ओवरऑल भी इस एग्जाम में यही प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि डेप्थ इतनी ज्यादा चले जाते हैं कि दिक्कत आती है। तो अगेन क्रैश कोर्स से आपको पता लगता है कि कितनी डेप्थ मेंटेन करनी एसेंशियल है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में जब क्वेश्चंस करोगे उससे पता लगेगा कि अच्छा इतनी डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी आपको देखने चाहिए, वहां से पता लगेगा कि अच्छा बहुत ज्यादा डेप्थ पे तो जाना की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेज है जहां पे आप प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। और इन चीजों पे आपने लगा दिया पॉज। नाउ इसके बाद जो आपकी स्टेज आती है वो आती है मेंस की। अब इसमें मेंस में क्या होता है कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक जिनको प्रीलिम्स में रिपीटेड सेटबैक लगे थे, ठीक है, तो उनको एकदम से खुशी का शौक ऐसा लगता है कि वो समझ नहीं पाते कि मेंस में करें क्या, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होते प्री देने के बाद, तो इसलिए जो इनिशियल कुछ 10-15 दिन होते हैं वो वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरी वो जनता है जो पहली बार मेंस लिखने जा रही है, इनको भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए। तो होता क्या है कि ये प्री के हैंगओवर में रहते हैं, ठीक है, दे आर इन हैंगओवर ऑफ प्रीलिम्स। तो मेंस की तैयारी
ठीक है, जिसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, जिसकी अप्रोच होनी चाहिए कि आप एक बार सिलेबस को देखो, उस सिलेबस में से फिर टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो जिस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के देखो। ठीक है, और जब आपको यहां से थीम्स पता लग गई, इन थीम्स को एक A4 शीट साइज में इनके बारे में लिखिए। ठीक है, कि बेसिक जैसे एग्जाम्पल लेट्स से कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर आप कुछ तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे आप लिखेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या थे। ठीक है, व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आइडियोलॉजी क्या फॉलो की गई थी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे, इसको वापस लेने का, ठीक है, इट वॉज टेकन बैक, उसका रीजन, ये रीजन जस्टिफाइड था तो क्यों था, नहीं था तो क्यों था, राइट। और इसी के साथ साथ क्या ये सक्सेसफुल था, अगर हाँ, ठीक है, क्योंकि हमने जब यूपीएससी में आंसर लिखने होते हैं ना तो हार्ड स्टेटमेंट नहीं देनी, हमें मिडवे अप्रोच लेनी है। तो सक्सेसफुल था इन रीजंस की वजह से था, नहीं था तो इन रीजंस की वजह से था। तो एक A4 शीट साइज पे बिल्कुल प्रिसाइज ऐसी थीम्स आइडेंटिफाई करके बोथ ऑफ स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स आपको तैयार करके रखनी है। जब आप अपने हाथों से इन चीजों को तैयार करोगे वो आपकी मसल मेमोरी में जाएगा। तो क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, चाहे नॉन कोऑपरेशन के ऊपर आए, चाहे कंपैरिजन आए बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड क्विट इंडिया, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस, इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके आप आंसर्स में पिरो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये प्रिपरेशन होगी। दूसरी चीज आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। AWP, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ये चीज है कि जितना आता है, ठीक है, ये नहीं करना कि अभी मैं और पढ़ लूं, ये किताब पढ़ लूं, वो किताब पढ़ लूं, फिर आंसर लिखूंगा। नो, जितना आता है यू हैव टू फोर्स योर आंसर्स आउट। अगर आपका प्री क्लियर हो रहा है और वैसे भी प्री की तैयारी भी जिसने की है उसको इतनी नॉलेज है कि वो आंसर लिख सकता है, बट डर के मारे लिखता नहीं है कि अच्छा बेस्ट आंसर लिखना है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि बेस्ट आंसर लिखो, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लिखो। एग्जाम में बेसिकली ये क्या है कि एग्जामिनर भूखा बैठा है, उसको भूख है, तो आप क्या करते हैं, आपने उसको डिश बस कुछ खाने को देना है। ठीक है, अब जो आपका आंसर है वो है डिश, तो कुछ बच्चे करेंगे कि वो कड़ी पत्ता लाएंगे, ढोकला भी ढूंढेंगे, मसाले ढूंढेंगे, अलग अलग सब्जियां ढेर सारी, पनीर वगैरह सब इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जबकि एक बच्चा होगा उसके पास थोड़ा सा प्याज है, थोड़ा सा टमाटर, एक जीरा और एक पनीर, बस उसने कुछ तो आपस में तड़का लगाया, परोस के कहा ये लो सर, तो सबसे पहले उसने दे दिया, मार्क्स उसको मिल गए। जबकि जो कलेक्ट करता जा रहा है सब्जियां, उसने डिश तो दी ही नहीं, तो क्या मार्क्स मिलेंगे। तो ये अप्रोच है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आंसर लिखना क्या है, उसके लिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको थीम्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। खुद से होती हैं एक्सीलेंट, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट, आपके कोई ऐसे कजन्स या ऐसे कोई सिबलिंग्स जिन्होंने इस एग्जाम का, जिनको एक्सपीरियंस हो, वो अगर हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो कोचिंग रेलिवेंट है इस चीज में। ठीक है, तो ये अप्रोच फॉलो करनी होती है। इसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, ना केवल ये मिलना चाहिए बट ये टाइमली मिलना चाहिए, ताकि आपको जो भी कोर्स करेक्शन करनी है वो ठीक से कर सको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि एक पीयर लर्निंग होती है। पीयर लर्निंग का मतलब कि आप अपने फ्रेंड्स से बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्जाम है वो आपने और आप, वो जो ग्रुप है आप सभी एस्पिरेंट्स का जिन्होंने प्री क्लियर की है, वही लिखेंगे पेपर। तो आपको अगर पता रहेगा कि बाकी क्या कर रहे हैं तो आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो। तो इस चीज में, ठीक है, जहां पे प्रीलिम्स में सेक्लूजन में रह के तैयारी काफी अच्छी हो जाती है, मेंस स्टेज में हमें थोड़ी सी ग्रुप लर्निंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि ग्रुप लर्निंग में कई बार हम पथभ्रष्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, उसमें कई बार हमारा ग्रुप में कुछ नॉन सीरियस बच्चे आ जाते हैं, ये दिक्कत आ जाती है। ग्रुप थोड़ा सा जेंडर इक्वल है तो उसमें फिर कुछ और चीजें स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में करें क्या, ऐसे में अगर प्री क्रैक करने के बाद आपका ग्रुप ऐसा है जिन्होंने, आपकी सभी ग्रुप ने प्री क्रैक कर ली है, तो ये बच्चे सीरियस हैं, इनके साथ अगर दोस्ती रखोगे, इनके साथ आप पढ़ाई करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो मिलके। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन रखना और काफी आप फायदा ले सकते हो। अब इस चीज में, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है बच्चा, तो इस चीज में एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप एक जगह पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है, कि सीरियस एस्पिरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे वो इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे इंटरैक्ट कर सकते हैं, इस इंटरैक्शन से पीयर लर्निंग होगी, इसी के साथ साथ इनको फैकल्टी गाइडेंस मिलेगी।
ठीक है, मोटिवेशन मिलेगी और टाइमली फीडबैक मिलेगा। इन सारी चीजों से आपका मेंस बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, और फैकल्टी गाइडेंस में वही थीम्स आइडेंटिफाई करना, आंसर्स लिखना, उस थीम्स में भी कैसी कैसी चीजें, कैसी डायमेंशंस कवर होनी चाहिए, ये सारी चीजें मिलती हैं। अब ये प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया में है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली एनसीआर रीजन में, राइट। तो स्टडी आईक्यू ने क्या किया है, स्टडी आईक्यू ने एक कोर्स स्टार्ट किया है, दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन। इस कोर्स में एक बार आप एनरोल कर लोगे तो आपको आपकी फाउंडेशन भी तैयार होगी। ठीक है, अलग से एनसीईआरटी कोर्स लेने की या अलग से टेस्ट सीरीज लेने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, फाउंडेशन कोर्स उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटीज भी उसमें कवर हो जाती हैं, राइट। उसके बाद प्रीलिम स्टेज के लिए जो आपको क्रैश कोर्स चाहिए होता है, उसकी प्री की टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, वो भी अलग से नहीं लेनी, उसी में आप ऑलरेडी क्रैश कोर्स का पार्ट होंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको साथ मतलब उसी में मिल जाएंगी। ठीक है, इन दोनों चीजों के साथ साथ जब आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ठीक है, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दोज हु क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, दिस मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ठीक है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जहां पे स्टडी आईक्यू का दिल्ली एनसीआर में कैंपस है, वहां पे आपका फूड, रेंट, इस तरह के खर्चे ये फ्री हैं, कुछ अलग नहीं देना। आप आराम से रहिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बोर्डिंग लॉजिंग कोई अलग से खर्चा नहीं है, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। पीयर लर्निंग कीजिए, फैकल्टी से गाइडेंस लीजिए, मोटिवेटेड रहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, कोर्स करेक्शन कीजिए, मेंस को क्रैक कीजिए। ठीक है, तो इसका काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, एंड दिस मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इट इज अगेन सेइंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दोज हु क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, और इसमें ना ये प्रोग्राम, इसमें जर्नल स्टडीज के ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, ऑप्शनल नहीं है, जर्नल स्टडीज के लिए ही है। ठीक है, दिस जर्नल स्टडीज फोकस रहेगा, तो इसमें काफी चीजें आप यहां पे देख सकते हैं, इससे काफी बेनिफिट ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आपको पता है कि आपका मेंस अच्छा हुआ है तो ऑब्वियसली आप इमीडिएटली बाद इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे। बहुत से बच्चे क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होते तो ढीले पड़ जाते हैं, और जब तक इंटरव्यू आती है, ठीक है, इंटरव्यू में 160 प्लस मार्क्स लाना जरूरी है अगर आपने अपने मेंस को सक्सेसफुल बनाना है फाइनली। ठीक है, 160 मोर देन 160 मार्क्स जो हैं वो जरूरी हैं, एंड दैट इज एन अपहिल टास्क। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इमीडिएटली ये समझ लें कि बोर्ड की डिमांड क्या है। ठीक है, कहा जाता है कि जिस तरीके से आप दरवाजा खोलते हैं इंटरव्यू रूम का और अपनी कुर्सी तक आके बैठते हैं, आधी इंटरव्यू आपकी वहीं पे डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये बोर्ड की डिमांड क्या है वो अगर पता होगा, आपको कैसे जेस्चर्स रखने हैं, किस तरह से खुद को कंडक्ट करना है, वो अगर पता होगा तो इंटरव्यू काफी आसान हो जाती है। दूसरा, इंटरव्यू बोर्ड आपको उस दिन देख रहा है, लेकिन उससे पहले उनके पास आपका डैफ है, अभी तक आपकी शक्ल नहीं है, मतलब वो फोटो है, आप हैं क्या, वो डैफ के थ्रू आपको जज कर रहा है। तो डैफ में आपकी कुछ वीकनेसेस उनको पता है, कुछ स्ट्रेंथ्स पता है। अब आपका काम है कि मेंस देने के बाद इन वीकनेस को जस्टिफाई करना जानो, कि मान लो आपके स्कूल टाइम में किसी सब्जेक्ट में या किसी क्लास में फेल हो गए या कॉलेज में बैक लग गई, तो जस्टिफाई करना पता होना चाहिए कि बैक क्यों लगी। बहुत सी अप्रोच है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है कि उस साल ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम थी, उसको आप जस्टिफाई कर पाए, इंटरव्यू बोर्ड विल अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ठीक है, या सिंपली पथभ्रष्ट हो गए थे, नहीं समझ थी, लेकिन उससे मैंने सीखा और उसके बाद मेरी कभी बैक नहीं लगी, इंटरव्यू बोर्ड विल अंडरस्टैंड कि ये इंसान में खुद को इंप्रूव करने की क्षमता है, खुद को इंप्रूव करेगा, देश को इंप्रूव करेगा, पकड़ो इसको, लेके आओ सर्विसेज में। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ्स जो हैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान, कि मतलब ऋतिक रोशन है ना, तो उसके क्या है, उसकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स ये सब हैं, काफ मसल, उसकी ना लेग्स में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसकी लेग्स काफी वीक हैं। तो ज्यादातर वो जब आएगा तो ऐसे करके जो खड़ा होता है वो बाइसेप्स वगैरह दिखाने के लिए, तो वो उन चीजों पर ध्यान लेके जाता है जो उसकी स्ट्रेंथ है। तो आपने भी, ठीक है, मसल नहीं दिखाने शुरू कर देने कि ऐसे पोज बनाने शुरू कर दो, ये नहीं करना, बट अपनी पर्सनालिटी की जो अच्छी बातें हैं वो सामने रखिए। ठीक है, तो इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको इंटरव्यू कोर्स में। ठीक है, विच अगेन इज पार्ट ऑफ दिस कोर्स, एंड आपकी मॉक इंटरव्यूज होंगी जहां पे बहुत एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल अनिल स्वरूप सर, ये कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, ही वाज कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ये मॉक इंटरव्यू के पैनलिस्ट का मेंबर रहेंगे, और भी एक्सपीरियंस पैनलिस्ट मेंबर रहेंगे जो बेसिकली आपको इंटरव्यू में बिल्कुल रियल लाइक कंडीशंस होंगी वहां पे, और आपको फिर बताएंगे कि कहां पे आपको इंप्रूव करना है। तो इस पूरे वन स्टॉप सोल्यूशन से आपका सक्सेस इंश्योर हो सकता है।
ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग जगह पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं कि एक फाउंडेशन कोर्स लेंगे, फिर टेस्ट सीरीज नहीं समझ आएगी, भेड़ चाल का हिस्सा बन जाएंगे। और ये समझो कि अगर आप टॉप 1% में रहना चाहते हो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू डू व्हाट 99% अदर पीपल आर डूइंग, यू हैव टू बी अ लिटिल डिफरेंट। अपनी अप्रोच को थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया एक टेस्ट सीरीज के पीछे गई है तो आपको भी वही करनी है। तो यहाँ पे अच्छी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। उस टेस्ट डिस्कशन के बाद की अगर आपने क्वालिटी देखनी है तो अभी रिसेंटली स्टडी IQ ने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था। फ्रॉम देयर यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ आर टेस्ट सीरीज, द क्वालिटी ऑफ आर डिस्कशन। और हमारी टेस्ट सीरीज में हम थॉट प्रोसेस पे फोकस करवाते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो डिस्कशंस भी देते हैं उसमें, जहां पे एक क्वेश्चन में अगर हमें लिमिटेड नॉलेज भी आती है तब भी उस क्वेश्चन में करेक्टली कैसे हमने उसको सॉल्व करना है उसके बारे में डिस्कशन रहता है, ठीक है। तो यू कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज, राइट। सो इस कोर्स का पूरा फायदा लिया जा सकता है और प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक, ठीक है, आपको बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। एक ही जगह पे आके आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी इस पे सुपर लर्निंग सेल चल रही है, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स कि अभी दिस इज सुपर लर्निंग डेज, राइट। जो अभी तैयारी जिन्होंने स्टार्ट करनी है वो पूरे जोश में है, जिनका एग्जाम अभी 28 मई को है वो पूरे जोश में है। तो बेसिकली दिस इज सुपर लर्निंग सेल फॉर देम। तो इस कोर्स का फ़ायदा लो, इस सेल का फ़ायदा लो। आज इस कोर्स में, इस बैच में एनरोल करने की लास्ट डेट है, ठीक है। सो इट इज़ क्लोजिंग टुडे और ये शाम 6 बजे का बैच रहेगा। शुरुआत इसकी हुई है जहाँ पे हमने अभी ओरिएंटेशन दी है, ठीक है, कि आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे की जर्नी आपकी कैसे हो सकती है। तो अभी आप इसमें एनरोल करोगे तो पिछली कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, आपको इसमें मेंटोर भी मिलेगा, ठीक है। वो मेंटोर क्या करेगा, लेट मी टेल यू, ठीक है। ये फीचर्स भी रहेंगे इसके कि मेंटोरशिप मिलेगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, बुक नहीं समझ आ रही, ठीक है, मैनेजमेंट नहीं हो रही टाइम की, वो सारी चीज़ें ये मेंटोर हेल्प करेगा। इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, इनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। रिवीजन टेस्ट मिलेंगे हर वीक, ठीक है। आगे दौड़ो पीछे का छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो हमने बता ही दिया है। ज्ञानवानी सेशन में ब्यूरोक्रेट्स का क्या काम होता है और उससे आपको कैसे मोटिवेशन होगी, वो सब चीज़ें डिस्कस होंगी यहाँ पे। रिवीजन PDF जो क्लास के हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। हैंडमेड नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको फाउंडेशन कोर्स में, तो इनसे भी काफ़ी फायदा मिलेगा। और डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम भी इस कोर्स का पार्ट है, ठीक है। सो यू कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस कोर्स। इसकी क्लासेस स्टार्ट हैं आज, इसके बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है, शाम 6 बजे का बैच है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं और अपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे आप बचाना चाहते हैं तो यू कैन यूज द कोड CS Live। CS Live कोड यूज करने से आपको इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो एनरोल इन दिस कोर्स and see you soon in the classes and wish you all the best for your success in IAS exam. Thank you so much. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।